Hello students, welcome to my channel Zoophilic and today we are going to study about a new chapter that is living world। ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है और लिविंग को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लाइफ क्या होता है। सो व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है आयंस और मॉलिक्यूल्स का, जो परफॉर्म करता है सर्टेन केमिकल रिएक्शन ताकि लाइफ के लिए जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है, उसको कंटिन्यू रख सके। तो लाइफ इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिंगल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। लाइफ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है, ना कि उसके पार्ट्स का। फॉर एग्जांपल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं? वो सेल से बने होते हैं। सेल मिलकर बनाता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर फाइनली ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो जो लाइफ है वो इस ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है, ना कि इसके पार्ट्स का। अब हम लोग समझते हैं लिविंग को, कि लिविंग क्या होता है। जिसके पास लाइफ है वो लिविंग है। अगर हम आपसे पूछें कि लिविंग क्या होता है तो आप कहोगे कि जो चल सकता है, जो दौड़ सकता है, जो बोल सकता है, वो लिविंग है। तो आप क्या बता रहे हो? लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो। इसका मतलब लिविंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है जो नॉन लिविंग से उसको क्या कर रहा है? डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जो नॉन लिविंग से उसको अलग बना रहा है। तो अगर हम लोगों को लिविंग को समझना है तो हम लोग को क्या देखना होगा? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा कि लिविंग कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। उसी के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ लिविंग क्या होता है। उसी के बेसिस पे हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लिविंग होता क्या है। तो दो फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है लिविंग और नॉन लिविंग को। तो पहला है डिफाइनिंग, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफाइनिंग क्या होता है? तो डिफाइनिंग प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो डिफाइनिंग फीचर है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब में प्रेजेंट रहते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। और जो नॉन लिविंग है उसमें एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म होते हैं। और मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? इस सेल के अंदर होता है। सेल किसका प्रॉपर्टी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है। ये तो नॉन लिविंग में नहीं रहता है। इसीलिए जो क्या कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म को दिखा रहा है, क्योंकि इसी के पास सेल होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे दिखा रहे हैं, किसी के पास एक्सेप्शन नहीं है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो नहीं शो करता है। और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म को शो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग्स को लेकर क्या है? अवेयर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको गर्मी लग रहा है तो आप क्या करोगे? फ़ैन चलाओगे। अगर आपको कोई डर लग गया तो आप वहाँ से क्या करोगे? भाग जाओगे। तो ये सब आप क्या कर रहे हो? वो डर, ये लाइट, ये सब क्या है? ये सब वो गर्मी, ये सब क्या है? ये सब एक स्टिमुलस है और आप जो कर रहे हो उसको रिस्पॉन्ड कहते हैं। तो जैसा स्टिमुलस आता है वैसा आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो यही चीज़ है कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब शो करते हैं कॉन्शियसनेस। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो शो नहीं करते, इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। और जितने भी नॉन लिविंग है वो क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस नहीं शो करते हैं, इसलिए कॉन्शियसनेस हो गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं, नॉन लिविंग तो नहीं बना होता है, इसीलिए ये क्या हो गया? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट रहता है, इसमें एक्सेप्शन रहता है। जैसे ग्रोथ लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये रेत का ढेर है यहाँ पे, तो इधर से एयर आएगा यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा, तो इसका क्या होगा? ये इसका ग्रोथ हो जाएगा। फिर जैसे हवा आया उस रेत का ढेर को उड़ा के कहीं और ले गया, तो इसका क्या होगा? ग्रोथ फिर से घट जाएगा। तो नॉन लिविंग में क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, इसलिए उसमें ग्रोथ बढ़ता रहता है, घटता रहता है, ये रिवर्सिबल है। तो इसीलिए इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखा जाता है। लिविंग में भी ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। ठीक, तो ये क्लियर बाउंड्री नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग शो नहीं करता है, सिर्फ लिविंग ही शो करता है। लेकिन लिविंग में कुछ कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, मतलब कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वर्कर हनी बी हो गया, स्ट्राइल ह्यूमन कपल हो गया, म्यूल्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल है जो क्या कहता है? रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है। इसीलिए ये भी क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, ना कि डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर होता क्या है? ये डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक क्लियर बाउंड्री खींच देता है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका मतलब वो लिविंग ही है। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये डिफाइनिंग फीचर है और ये बताता है कि ये जिसके पास है वो लिविंग ही है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में क्या है? ये क्लियर बाउंड्री नहीं खींच पाता है, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो लिविंग में भी पाया जाता है और नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में। तो सबसे पहला है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है?
इंक्रीज इन सेल साइज एंड सेल नंबर, इसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं कि सेल का साइज इंक्रीज़ हो रहा है और सेल अगर डिवाइड करके नया सेल मतलब मोर नंबर ऑफ सेल का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसमें ग्रोथ हो रहा है। अब ग्रोथ टेक्स प्लेस व्हेन एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। ग्रोथ कब होता है, जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे कि हम बताए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उसका दो पार्ट है, पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें कुछ सिंथेसिस होता है, मतलब कुछ बनता है, फॉर्मेशन होता है। और कैटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इसमें कुछ टूट रहा है। तो अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा मोर नंबर ऑफ थिंग्स बनेगा तभी तो उसमें ग्रोथ होगा। अगर टूटने से ज़्यादा बॉडी के अंदर कुछ बन रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है। इसलिए ग्रोथ तब होगा जब एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, किससे, कैटाबॉलिज्म से। अब प्लांट ग्रोथ इज समवट डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। प्लांट का ग्रोथ है वो कुछ डिफरेंट होता है ग्रोथ ऑफ एनिमल से। वो कैसे, प्लांट्स में जो है सेल डिवीज़न पूरे मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ होता है, सेल डिवीज़न होता रहता है, इसीलिए उसका ग्रोथ भी थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। मतलब प्लांट्स पूरा लाइफ बढ़ता ही रहेगा, उसका जो ग्रोथ है उसमें होता रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो सेल डिवीज़न है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। लेकिन एनिमल्स में क्या है कि एक सर्टेन एज के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है। क्यों, क्योंकि उसका फिर जो सेल डिवाइड नहीं करता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जांपल अगर किसी को चोट लग गया तो उस लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए उस टाइम सेल डिवीज़न होता है। लेकिन वो सेल डिवीज़न ग्रोथ के लिए नहीं होता है, वो सेल डिवीज़न इसीलिए होता है ताकि जो लॉस्ट सेल है, जो चोट लगने पर जब वो सेल डेड हो गया था, जो लॉस्ट सेल है उसको भर सके, उसको रिप्लेस कर सके। इसीलिए इसमें जो प्लांट है वो थ्रू आउट देयर लाइफ बढ़ता है, लेकिन एनिमल का एक सर्टेन एज के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है। अब ग्रोथ का दो टाइप होता है, पहला एक्सटेंसिव ग्रोथ, दूसरा है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या होता है, एक्सटेंसिव ग्रोथ जो एक्सटर्नल ग्रोथ है उसको एक्सटेंसिव ग्रोथ कहते हैं। ये रिवर्सिबल होता है और ये नॉन लिविंग में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम आप लोग को एग्जांपल दिए थे सैंड का, जैसे कि ये रेत का ढेर है, यहाँ पे जब एयर से सैंड उड़ा के लाया और यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर दिया, तो ये रेत का ढेर में क्या हुआ कि ये इसका ग्रोथ हुआ। और अगर वही फिर कभी हवा चला और यहाँ का जो डिपॉजिट सैंड है उसको उड़ा के कहीं और लेके चला गया, तो इसका हाइट वापस से क्या होगा, घट जाएगा। तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि ये नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रहा है मगर ये रिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन में भी इसी तरह होता है कि ग्रोथ हो रहा है लेकिन फिर वापस से घट जाता है। तो नॉन लिविंग में क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, बाहर से ग्रोथ होता है, इसीलिए इसका ग्रोथ रिवर्सिबल होता है। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है कि इसका ग्रोथ इरिवर्सिबल है, परमानेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है वो वापस से छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, अंदर से वो बढ़ रहा है, बाहर से नहीं। इसीलिए जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब शो करते हैं क्या, इरिवर्सिबल ग्रोथ को। सब में परमानेंट ग्रोथ होता है और सब में इंटरनल ग्रोथ होता है। इसीलिए जो ग्रोथ है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रहा है। इसीलिए ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, ना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बताए, पूछे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या डिफाइनिंग है, तब हम लोग कहेंगे डिफाइनिंग। क्यों, क्योंकि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, नॉन लिविंग नहीं शो करता है, और ये परमानेंट होता है। इसीलिए ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कौन सा, इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्रोथ का बात करें तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो अब समझते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने तरह का ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। और ऐसा ही क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसका जो स्पीसीज है वो एक टाइम के बाद एक्सटेंड हो जाएगा। क्योंकि जो क्या कहता है, जिंदा है उसको तो मरना ही, एक ना एक टाइम बाद उसको डेथ हो जाना। तो अगर मान लेते हैं एक डॉग का पॉपुलेशन है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो एक टाइम आएगा क्या, धीरे धीरे एक एक करके मरता जाएगा और एक टाइम के बाद वो जो स्पीसीज है वो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करके अपनी तरह का ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं ताकि जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट ना हो सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। अब गैमेट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूस करता है ओवम, और ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करके बनाता है जाइगोट। तो ये जाइगोट बाद में डिफरेंशिएट करके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ये जो इंडिविजुअल है इसमें दोनों का कैरेक्टर है, मेल का भी कैरेक्टर है और फीमेल का भी कैरेक्टर है।
तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गैमिट्स आर इन्वॉल्व, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स इन्वॉल्व होता है। अब ऑफ स्प्रिंग जो होता है नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट्स के। क्यों? क्योंकि ये जो जाइगोट बना, ये जो जाइगोट बना, जाइगोट डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाया, न्यू इंडिविजुअल बनाया। और ये जो न्यू इंडिविजुअल है इसमें दोनों का कैरेक्टर है, मेल और फीमेल दोनों का, इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट्स के। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। अब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स होता है वो सफिशिएंट रहता है ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होता है वो क्या होता है, उसको यूनिपेरेंटल कहते हैं। और वो क्या कहता है, जब प्रोड्यूस करता है अपना ऑफ स्प्रिंग, तो वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल बडिंग किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा और ईस्ट में। इसमें क्या होता है, ये बेस्ट एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें जो पेरेंट बॉडी है उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। बर्ड फॉर्मेशन करता है, इसका जब वो ग्रो हो जाता है, अच्छे तरह से डेवलप हो जाता है, तो वो बीच में डिटैच कर जाता है। और जो क्या कहता है, ये बर्ड है, ये आपस मतलब बाद में चल के एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। और ये जो क्या कहता है बर्ड बना, ये क्या है, ये आइडेंटिकल है पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि वो एक ही पेरेंट्स है जिससे वो बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या हुआ, ये आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स के थ्रू, मतलब अपने पेरेंट्स के। तो इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। अब है फिजन। फिजन किस में होता है, अमीबा में देखने को मिलता है। फिजन मतलब होता है टूटना। अब फिजन दो प्रकार का होता है, पहला होता है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा, जब ग्रो हो जाएगा, अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, तो ये दो डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन करेगा, इसको हम लोग डॉटर अमीबा कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, मतलब बाइनरी फिजन। मतलब बाइनरी मतलब होता है दो, तो अमीबा जब रिप्रोडक्शन करता है तो दो अमीबा का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। अब ये कब होता है, ये जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तब। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अमीबा अपने चारों ओर क्या बना लेगा, एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और बहुत सारा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का फॉर्मेशन करेगा, और इसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस बहुत सारा डिफ्रेंशिएट कर बहुत सारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और जितने भी न्यूक्लियस है उसको सराउंड करेगा। इसका जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा उस समय क्या होगा, ये सिस्ट ब्रेक कर जाएगा, जितना भी डॉटर अमीबा है वो लिबरेट कर जाएगा और सारा अमीबा अपना इंडिविजुअल लाइफ को स्पेंड करेगा। ये है बाइनरी फिजन और ये मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में दो अमीबा का प्रोडक्शन होता है, मल्टीपल फिजन में मल्टीपल अमीबा का फॉर्मेशन होता है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है। और फिजन मतलब क्या बताएं, टूटना, ब्रेक डाउन, मतलब किसी चीज़ का टूट जाना। अब है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट। जैसे कि इसका एग्जांपल स्पायरोगायरा, प्रोटोनेमा मोसेस। स्पायरोगायरा में क्या होता है, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है स्पायरोगायरा का, ये जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है कि जो स्पायरोगायरा है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और जैसे ये क्या कहता है मैच्योर हो गया तो इसलिए क्या होगा, बीच से टूट जाएगा। और जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है वो अपना अपना इंडिविजुअल लाइफ को स्पेंड करने लगता है, ये अपना स्पेंड करेगा, ये अपना स्पेंड करेगा। इसके बाद है ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब होता है किसी चीज़ का रीग्रो कर जाना। ये एग्जांपल है प्लेनेरिया का, जो कि एक प्लेटफॉर्म है। तो प्लेनेरिया में क्या होता है कि जैसे कि ये एक प्लेनेरिया है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बस समझाने के लिए बना रहा है। तो ये जब प्लेनेरिया है, ये जब ग्रो कर जाएगा और जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, बीच से स्प्लिट कर जाएगा ये, ठीक। और ये जो टेल पार्ट है वो वापस से रीग्रो करके क्या बना लेगा, अपना हेड बना लेगा, मतलब एक प्रॉपर प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो हेड है वो ग्रो करके क्या बना लेगा, अपना टेल पार्ट, मतलब जो लॉस्ट पार्ट है वो सब ये बना लेता है। मतलब जो क्या कहते हैं लॉस्ट हो गया पार्ट, उसको क्या करता है, रीग्रो कर लेता है, इसीलिए हम लोग इसको रीजनरेशन कहते हैं। ये किस में देखने को मिलता है, प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। अब रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, रीजनरेशन में जो लॉस्ट पार्ट है उसको रीग्रो कर लिया, जैसे कि इसका जो टेल पार्ट है वो हेड बना लिया और हेड पार्ट है वो टेल बना लिया। लेकिन इसमें क्या होता है, क्या कहता है फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें रीग्रो नहीं होता है, इसमें जो क्या कहता है फ्रैगमेंट हुआ पार्ट है वो जैसे का तैसा ही रहता है। तो ये सब क्या, ये जितना भी एग्जाम्पल है ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है।
अब यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर अलगा में जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला हो गया, प्रोटोजोन्स में अमीबा हो गया, ये सब रिप्रोडक्शन, इस सब में जो रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है दोनों क्या सिनोनिम्स है, मतलब दोनों एक ही है, क्योंकि जो सिंगल सेल का बना होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल का बना है, ये क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करके दो क्या कहता है बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगा, तो ये क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। और हम ग्रोथ के टाइम बताए थे कि जो इंक्रीज इन सेल साइज एंड इंक्रीज इन सेल नंबर, मतलब सेल का साइज का इंक्रीज होना और सेल नंबर का इंक्रीज होना। सेल नंबर इंक्रीज कैसे करेगा, जब ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा, तो ये तो सिंगल सेल है, इसमें क्या हो रहा है कि जब रिप्रोडक्शन करना रहता है तो ये 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा, और इसके साथ क्या हो रहा है, ये ग्रोथ भी हो जा रहा है। मतलब यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ चलता है, दोनों अलग नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मल्टी सेलुलर का बात करें तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब दोनों अलग अलग है। ग्रोथ मतलब जैसे कि कोई इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, पहले ग्रोथ करेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, पहले ग्रोथ करेगा, उसके बाद ग्रोथ होने के बाद उसका एक वो जब एडल्ट हो जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा, इसके बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा। मतलब उसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब दोनों अलग अलग इवेंट है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही इवेंट है, मतलब अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें ग्रोथ भी हो जा रहा है, और ग्रोथ हो रहा है रिप्रोडक्शन भी हो जा रहा है। तो ये चीज़ें होता है यूनिसेलुलर के केस में, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो है मल्टी सेलुलर के केस में। अब यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये लिविंग बींग्स है लेकिन ये इनफर्टाइल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने लिविंग है वो ऐसा नहीं है कि वो सारे रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन आ जाता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका 2 पार्ट होता है, पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब होता है सिंथेसिस, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन हो रहा है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ चीज़ बन रहा है, तो इसलिए इसको एनाबॉलिज्म, इसको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या हो, कुछ चीज़ ब्रेक डाउन है, जैसे कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन और एंजाइम्स के प्रेजेंस में टूट के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसीलिए ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें कुछ चीज़ टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन हाँ कोई यहाँ पे और एक डाउट आता है, ये जो रिएक्शंस है इसको तो हम क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर अगर हम सारा एलिमेंट प्रॉपर डाल दें, इसमें अगर एनर्जी का सप्लाई करें तो ये फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन इस चीज़ को हम लोग लिविंग रिएक्शन कहते हैं, लिविंग सिस्टम नहीं। और हम लोग के बॉडी के अंदर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मतलब ऊपर से डालना नहीं पड़ता है, हम लोग का बॉडी सेल्फ रेगुलेट करता है हर चीज़ को, और अपने आप सब होता है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, ना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारा शो करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो मेटाबॉलिज्म को नहीं शो करता है, और जितने भी नॉन लिविंग है वो मेटाबॉलिज्म को नहीं शो करते, इसीलिए ये क्या हुआ, डिफाइनिंग फीचर हुआ। नेक्स्ट है कंसियसनेस। तो कंसियसनेस क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एन इनहेरेंट एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुला। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोटिक से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड यूकैरियोटिक तक, सबके पास इनहेरेंट एबिलिटी होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट को क्या सेंस कर सकते हैं, और जैसा स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं। लेकिन अगर नॉन लिविंग में केस में देखा जाए तो वो रिस्पॉन्ड नहीं शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल को एक लात मारे तो वो वापस हमको नहीं मारने आएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है, वो रिस्पॉन्ड शो नहीं करता है। अब स्टिमुलस 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर आ गया, और केमिकल में पॉल्यूटेंट्स, बायोलॉजिकल में जैसे फोटो पीरियड। तो फिजिकल में अगर हम प्लांट के केस में देखें तो
अगर सनफ्लावर को देखें तो सनफ्लावर जिस साइड सन रहता है उस साइड ही फेस करके रहता है। क्यों? क्योंकि सन का जो लाइट है वो क्या है, स्टिमुलस है, और ये जो सनफ्लावर है वो क्या शो कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है किसके टुवर्ड्स, लाइट्स के टुवर्ड्स। अगर हम लोग डेजर्ट में देखें तो जो कैक्टस होता है, कैक्टस उसमें स्पाइन होता है, कांटा होता है बहुत सारा, वो सब कांटा क्या है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है, मतलब लीव्स ही कन्वर्ट हुआ किस में, स्पाइन में। ऐसा क्यों? क्योंकि लीव का फ्लैट सरफेस होता है और अगर उसमें सनलाइट पड़ता है तो मतलब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, तो क्या होगा, लीफ जल्दी गर्म होगा, गर्म होने के कारण क्या होगा, इसमें इवेपोरेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके वजह से क्या होता है कि उसमें जो वाटर होता है वो लॉस हो जाता है। उसी को कंजर्व करने के लिए लीफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइन में। ऐसा क्यों? ताकि वो वाटर लॉस को बचाया जा सके, क्योंकि डेजर्ट में वाटर बहुत कम होता है और जो कंजर्व करके रखा है वो प्लांट, अगर वो भी वाटर अगर लॉस हो जाए तो वो क्या होगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। केमिकल के केस में अगर हम देखें तो जैसे कि ये समझ लेते कि ये स्टिग्मा है, ठीक। तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स आया, यहाँ पे आके बैठा, कोई भी मोड्स के थ्रू आए, चाहे बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आया। इसके बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ शुगरी सब्सटेंस होता है जिसको अट्रैक्ट करता है, और ये क्या है, केमिकल है। तो केमिकल क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इसको, इसलिए तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये स्टिमुलस हुआ, और ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो केमिकल हो गया। बायोलॉजिकल में देखिए हम लोग, जैसे फोटो पीरियड अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर को। फॉर एग्जांपल जैसे डॉग हो गया, तो डॉग क्या है, एक सीजनल ब्रीडर है, वो एक सीज़न पे ही क्या करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है। तो जितना भी ये केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, ये सब क्या स्टिमुलस है, और लिविंग बीइंग ही इसको रिस्पॉन्स शो करते हैं। प्लांट का केस में वो स्लो होता है, और एनिमल का केस, प्लांट का केस में ये स्लो होता है, और एनिमल के केस में ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल तो वहाँ से स्केप कर जाता है, लेकिन प्लांट तो स्केप नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्या करता है, उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को वो सहता है और धीरे धीरे खुद में मॉडिफिकेशन लाता है, जैसा स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग, ताकि वो सर्वाइव कर सके। अब कॉन्शियसनेस को सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कहा गया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स एक साथ काम करता है। जैसे कि ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन हम लोग देख सकते हैं, हम लोग मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन देख सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस इसको तो नहीं देखा जा सकता ना। और इसमें मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स एक साथ काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कांच का ग्लास में अगर उसमें कुछ जैसे कि मिल्क है, तो अगर हम उसको उठा लिए और वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम उसको तुरंत छोड़ भी नहीं सकते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, मेरा हाथ भी जल रहा था, हम उसको छोड़ना भी है। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा फंक्शन एक बार में काम कर रहा है, इसलिए इसको मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर कहा गया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि सराउंडिंग्स को लेकर तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब अवेयर रहते हैं, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद को लेकर सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही अवेयर रहते हैं। उसी को बस पता है कि हमको कैसा दिखना है, कैसा कपड़ा पहनना है, कब कैसा बात करना है, मतलब सेल्फ अवेयर ह्यूमन्स ही रहते हैं और कोई नहीं। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में देखा जाता है, ह्यूमन बींग्स पे। अब एक डाउट रहता है कि क्या कोमा पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस शो करता है? तो जो कोमा पेशेंट होता है उसका ब्रेन डेड रहता है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस शो करता है। वो सेल्फ अवेयर नहीं रहता है, लेकिन उस पर कॉन्शियसनेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको मेडिसिन देना है, तो कोमा पेशेंट तो ज़िंदा ही रहता है, तो अगर उसको मेडिसिन देना है तो वो उसका जो सेल है वो क्या करता है, उस मेडिसिन पर रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है उस मेडिसिन में। अगर उसको फूड देना है तो वो क्या करेगा, उसका जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कोमा पेशेंट पे कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो शो कर रहा है, बस सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। इसीलिए ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग कॉन्शियसनेस नहीं शो करता है। नॉन लिविंग अपने सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर नहीं रहते हैं, सिर्फ लिविंग बींग्स ही है जो अपने सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर रहते हैं। इसीलिए कॉन्शियसनेस क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब सेल से बने होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई लिविंग है इसका मतलब वो सेल से बना हुआ है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर, ना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।